अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छे से शुरू होगा। लेकिन साथ ही साथ कल हम जो लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ख़बरें अगर देख रहे हों तो काफ़ी एक अजीब सी और परेशान कुन बात ये थी कि ऑफ कोर्स तारीख़ का एक बहुत बड़ा असासा कल आतिशज़दगी की नज़र हो गया। पहले तो मेरी टीम से रिक्वेस्ट है कि ज़रा काइंडली माइक बंद कर दें ताकि बातचीत ज़रा आराम से हमारे व्यूअर्स से हो सके। जी जनाब, तो हम बात कर रहे हैं नोत्र डेम कैथीड्रल की, जो कि पेरिस के सबसे ज़्यादा सिंबॉलिक बिल्डिंग्स में इसका शुमार होता है। कल हमने देखा कि इसमें क्योंकि रिपेयर वर्क्स ऑलरेडी चल रहे थे, इसकी ताज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल तौर पे चलता रहता है, रेस्टोरेशन का काम चलता रहता है। अभी तक इसकी वजह हमें पता नहीं चल पाई है, लेकिन इट इज़ अ वेरी वेरी डिसहार्टनिंग न्यूज़ जैसे ही कल हमने देखा कि इसमें आग लग गई। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आपको बताते चलते हैं कि 1160 में इसकी तामीर शुरू हुई थी और तकरीबन 100 साल का अरसा लगा था इसको 1260 में ये कंप्लीट हुआ। लेकिन विक्टर ह्यूगो का जो नावल आया था हंचबैक ऑफ नोत्र डेम, इसकी वजह से इसमें इंटरेस्ट लोगों का बहुत बड़ा है। अगर आपका पेरिस जाने का इत्तेफाक हुआ है तो ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं है जिसने इस जगह को विज़िट नहीं किया, और मेरा खुद इत्तेफाक हुआ था 2015 में यहाँ जाने का, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप जब अंदर जाते थे तो इसका एक स्टोन वॉल्ट है, द वे इट इज़ बिल्ट, ये कहा जाता है कि रोमन गोथिक इसका स्ट्रक्चर है, अगर जिनको आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट हो। अगर इसके नंबर्स का शुमार किया जाए तो पहले भी इसको फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी काफ़ी नुकसान इसको पहले भी हुआ था, लेकिन इस दफ़ा समझा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा नुकसान है क्योंकि इसकी जो आइकॉनिक छत और इसका स्पायर है कल इस आग लगने की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। लेकिन इंटीरियर्स में कहा जा रहा है कि काफ़ी चीज़ें अभी तक इंटैक्ट हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुकामी वक्त के हवाले से 6:30 बजे यहाँ पे आग लगी और 7 बजे तक जो इमरजेंसी जो फायर फाइटिंग मिशन था वो वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया। तो बहुत जल्दी आग बेकाबू हुई और इस पूरी बिल्डिंग को, इस पूरे कैथीड्रल को अपनी लपेट में ले लिया। ये एक जहाँ पे ओवरऑल 2 करोड़ लोग इसको एज टूरिस्ट विजिट, तो फ्रेंच गवर्नमेंट के लिए भी ये मेरे ख्याल में एक लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि इसको मुकम्मल तौर पे रीबिल्ड किया जाएगा। अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मेरे जहन में आ रहा था कि जिन लोगों का अगर इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में है तो आप जानते होंगे कि जुपिटर प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेड में है। रेट्रोग्रेड से मुराद ये हो तो ज़ाहिरी तौर पे ऐसा लगता है जैसे कि वो रिवर्स पोजीशन में आ गया है। आपको बताते चले कि नोत्र डेम कैथीड्रल जो था इसको क्रिश्चियनिटी से पहले, क्योंकि ये एक रोमन टेम्पल होता था, उस वक्त ये जुपिटर के लिए ही इसको मुख्तस किया गया था और जुपिटर की यहाँ पर पूजा होती थी जी। और जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड में और बेचारे कैथीड्रल को आग लग गई है। तो अ लॉट ऑफ पीपल फाउंड दैट वेरी अम्यूजिंग एज वेल। लेकिन जनाब, ये तो थी बात पेरिस के नोत्र डेम कैथीड्रल की। अगर आपने इसको विज़िट नहीं किया है तो ज़रूर, मुझे लगता है कि इस वक्त आप भी सोच रहे होंगे कि आई होप कि इसको रिस्टोर किया जा सके। इट इज़ अ वेरी डिसहार्टनिंग न्यूज़, स्पेशली उन लोगों के लिए जो तारीख़ में, आर्किटेक्चर में एक इंटरेस्ट रखते हैं। अब ज़रा नज़र डालते हैं हमारे लोकल सिनेरियो पे। तो ऑफकोर्स अ लॉट हैज़ बिन ब्रूइंग। कल हमने आपसे बात की थी बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी की खबर के हवाले से। वो मैंने देखा कि उस रिपोर्ट को कवर करने के बाद वो काफ़ी वायरल हो गई और लोगों ने कहा कि जी हम तो बड़ा एक्सपेक्ट करते थे बिलावल भुट्टो जरदारी से कि वो काफ़ी लिबरल ख्यालात के मालिक हैं, काफ़ी ओपन माइंडेड है। आई थिंक वो और सब ये सारी चीज़ें हैं ऑफ कोर्स, लेकिन अपनी बहनों की पसंद उनके लिए जितनी इम्पॉर्टेंट है उस पर काफ़ी लोगों ने काफ़ी सरप्राइज्ड होने का इजहार किया। लेकिन आज जो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से करना चाहती थी, ये जैसा मैंने आपको बताया, कई लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस को और चीज़ों को आप फॉलो करते हैं। मैं पर्सनली कोशिश करती हूँ कोई मोटिवेशनल चीज़ें, इंस्पिरेशनल चीज़ें मैं फॉलो करूँ। द फर्स्ट एडवाइस आई गॉट दिस मॉर्निंग, जब मैं नाश्ता वाश्ता करके तैयार होकर गाड़ी में यहाँ आ रही थी तो आई यूजुअली स्क्रॉल ऑन माई इंस्टाग्राम। तो उसमें एक बड़ा ही ज़बरदस्त कोट था विच आई थॉट कि इज़ एन एक्सीलेंट रिमाइंडर फॉर एवरीबडी। आपकी ज़िंदगी में जहाँ आप बहुत सारे और रेजोल्यूशंस करते हैं, एक रिजॉल्व ये भी कर लीजिए कि जो लोग आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आपकी कदर करना या आपको आपसे मोहब्बत करना या आपको चाहना, आपका ख्याल
ख्याल रखना बहुत मुश्किल है, यानी आप बहुत मुश्किल इंसान हैं, उन लोगों से दूरी बनाइए। बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता ये जो एहसास है, उनकी जो बातें हैं वो आपके जहन पे असर करती हैं और आप भी वैसे ही हो जाते हैं। एंड आई थिंक नो ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी को भी ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए बिकॉज एवरीबडी इज़ लवेबल इन देयर ओन वे। हो सकता है आपके पर्सनालिटी क्लैशेस हो, लोगों से आपकी बनती ना हो, लेकिन हर शख्स की एक वैल्यू, एक कदर है। तभी हम कल जब पछतावे का टॉपिक कर रहे थे और उस पर भी काफ़ी फीडबैक लोगों की आई, आप अक्सर लोगों के बहुत दूर चले जाने के बाद या उनके गुजर जाने के बाद फिर पछताते हैं कि काश हमने इनको थोड़ा वक्त और थोड़ी अहमियत दी होती। लेकिन जब वो ज़िंदगी में हमारे पास होते हैं, हम लड़ने झगड़ने, उन पर तनकीद करने में वक्त गुजार देते हैं। तो अपने इर्द गिर्द ज़रा नज़र डालिए, जिन लोगों पे आप तनकीद करते हैं, ज़रा सी देर के लिए उनको एक सोल लेवल पे, हो सकता है आपके उनसे जो इख्तिलाफात हो उस पर बहुत वज़न हो, यानी आपने उनको ऑटोमेटिकली एक रोल दे दिया है कि जी अगर ये शौहर हैं तो इनका ये काम करना ज़रूरी है, अगर ये वालिद हैं तो इन्होंने ये जिम्मेदारियाँ निभानी थी, और वो ग्रीवियंसेस अंदर ही अंदर पनप रही हैं। आपको लग रहा है कि जी इन्होंने क्योंकि और दुनिया के मुताबिक जो मेरी तवक्कुआत थी, जो हमारे रिश्ते की तवक्कुआत थी, उसको पूरा नहीं किया, तो भाई जी मुझे इनसे बड़े इख्तिलाफात हैं और मुझे इन पर गुस्सा भी है और उस गुस्से का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ ये आपको पॉइजनस कर रहा है बल्कि उस रिश्ते को भी जहर आलूद कर रहा है। तो एक मिनट के लिए अगर कोशिश करें तो थोड़ा सा आराम से, थोड़े से पेशेंस के साथ वक्त लिया कीजिए, और ख़ास तौर पे जो मॉर्निंग चाय होती है ना, उस पर इस तरह की रिफ्लेक्शन करना बहुत आसान होता है। दूसरा जी, बारिश तो अभी तक आई नहीं, कल बड़ी पेशन गोइयाँ थी, थोड़ी देर हवा शवा चली जिसकी वजह से हमारा सफाई का निज़ाम दरम बरम हुआ कराची शहर में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी इत्ला नहीं आई जिसमें कोई बहुत तबाहकारी हुई हो या खुदा न खासा कोई और मंजर हो। आज भी पेशगोई यही की जा रही है कि हो सकता है बारिश हो, तो उसके हवाले से हम बड़े कराची वाले तैयार हुए हैं, लेकिन अभी तक तो दूर दूर तक कोई बादल नज़र नहीं आ रहे। एक बहुत ही जालिम किस्म की धूप निकली हुई है बाहर। तो ये जी मौसम का हाल था। अभी चलते एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वी हैव एक सोशल मीडिया वायरल सेंसेशन विद अस। उन्होंने क्या कुछ किया है ये आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा ब्रेक। सो स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन मेरी हमेशा कोशिश होती है, मेरी टीम की भी ख्वाहिश होती है कि आप लोगों के सामने उन मेहमानों को लेके आया जाए, क्योंकि जी अब ज़माना उलट पुलट गया है। पहले हम कहते थे हम मकबूल होते हैं टेलीविज़न के ज़रिए और उसके बाद सोशल मीडिया पे तहलका मचाते हैं, लेकिन अब हमारे दरमियान बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने धूम मचाई हुई है सोशल मीडिया पे, और जाहिर सी बात है आप लोग भी उनके बारे में जानना चाहते हैं। हाल ही में हमने देखा आमिर और आरिफ को इन टिकटॉक वीडियोज़, वैसे तो इन्होंने 300 से ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इनकी आखिरी 20 वीडियोस ने क्या तहलका मचाया है कि एक एक वीडियो के हज़ारों शेयर्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। अब इनकी वजह शोहरत क्या बना है, लेकिन है ज़बरदस्त ये वीडियो। सुबह सुबह आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट, और एक भाई अगर गाने के बोल को पकड़ता है तो दूसरा भाई म्यूज़िक का कोई बीट नहीं छोड़ता। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर और आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वीडियो तो इतनी ज़बरदस्त एंटरटेनिंग है, आप लोग सुबह सुबह इतने सीरियस क्यों हुए हैं? तो हम खैर सीरियस तो नहीं है। हाँ, तो बस ऐसे ही जो सुबह का लेकिन टाइम पहली टेलीविजन अपीयरेंस है ये आप लोगों की? नहीं, ये सेकंड अपीयरेंस है। अच्छा, अभी तक जो रिस्पांस लोगों का आया है, उसके बाद अब आप लोग तो सेलिब्रिटी स्टेटस हो गया है, गली मोहल्ले में जब गुजरते होंगे लोग पूछते होंगे भाई अब नेक्स्ट वीडियो कब आ रही है, ऐसा रिस्पांस आना शुरू हो गया? जी, रिस्पांस तो आता है बहुत। हाँ। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से लोग पूछते भी हैं, बहुत से सेल्फी भी लेते हैं। अच्छा आरिफ, आपको जब अब ये प्रेशर फील होता है कि 3 वीडियोस इतनी सुपर हिट हो गई, अब अगली अगर बनाएं तो फिर लोगों का अगर वो रिस्पांस ना आया, फिर लोग अब जज करेंगे, लोग कहेंगे नहीं पहली वाली ज़्यादा अच्छी थी, ये प्रेशर कभी फील होता है? ये फील हुआ। मैं ये एक दफ़ा वीडियो बनाई थी हमने। हाँ। एक फेमस हो गई थी, ये मोहब्बत है हमारे फैनों की, एक फेमस हो गई थी, फिर हमने एक वीडियो बनाई, फिर उसके बाद हम काम करने बैठ गए जो भी हमारा काम है। फिर उसके बाद मैं भाई से बार बार पूछता रहता था हर 1 घंटे बाद, हाँ कितने लाइक्स आ गए, कितने फैन, कितने फॉलो आ गए। एक वो फिर जहन में हो भी जाता है ना, जैसे आप अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो फिर होता है रिस्पांस क्या आया, लोगों ने पसंद की, शेयर किया। कभी ऐसा हुआ है कि एक आध हफ्ता या 2-3 दिन कोई खास रिस्पांस नहीं, फिर एकदम से वीडियो वायरल हुई हो? यही हुआ है। यही हुआ है। हाँ, ये आखिरी की जो 20 वीडियोज़ है
इनमें यही हुआ है। शुरू की वीडियो में कुछ कम आते थे, कुछ ज़्यादा आते थे, या रिस्पांस नहीं आ रहा, किसी में 500, किसी में 600, किसी में 300 ऐसे आते थे। फिर उसके बाद जब कुछ वीडियोस अच्छी लगी तो 1000 से ऊपर हुआ, मेरा माशाल्लाह 1000 से ऊपर लाइक्स हो गए। फिर आगे और अच्छा करने लगे तो फिर और लाइक्स बढ़ने लगे। ये मोहब्बत से आप क्या कहेंगे ये जो, क्योंकि यूजुअली जब आपको देखें इनका काम, आपको बताते चलें कि ये ज्वेलर्स के तौर पे काम करते हैं, तो सुनार इनका एक्चुअली अगर प्रोफेशन देखा जाए तो गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग की तरफ है और अपनी शॉप है माशाल्लाह। और वैसे भी आप लोगों को देख के, बिकॉज यू बोथ मैरिड, बच्चे भी हैं, तो एक हमारे यहाँ ना हम स्टीरियोटाइप कर देते हैं कि बड़े सीरियस किस्म के लोग हैं। तो ये टैलेंट हमेशा से था या आप लोगों ने खुद भी अचानक डिस्कवर किया? ये शुरुआत कैसे हुई आमिर? ये टैलेंट तो सब अब कैसे निकला ये तो पता नहीं लेकिन बस जब हमने फर्स्ट वीडियो क्रिएट की थी तो उसके बाद जब फ्रेंड लोगों को एक अलग चीज़ देखने को मिली, तो उसके बाद जब हमारे पास व्यूवर्स आए, लाइक्स आए, कमेंट्स आए, तो उसके बाद हमने सोचा कि अब इससे थोड़ा सा हटके कोई बनाते हैं। तो हमारे तकरीबन 15 मिनट्स में हम एक वीडियो के लिए क्रिएट कर देते हैं। सही, ठीक है। उसके बाद होता है कि टेक्स करते हो, रीटेक्स होते हैं? रीटेक्स बहुत कम, कभी कभी किसी वीडियो में 2 टेक्स हो जाते हैं या 3 टेक्स हो जाते हैं, वरना फर्स्ट टाइम में वीडियो क्रिएट हो जाती है। हाँ, वो कहते हैं ना वन टेक शॉट में, 1 टेक शॉट हो जाता है। बाकी ये है कि वीडियो अपलोड करते ही इन फैंस का शुक्रगुजार हूँ कि अपलोड करते ही इतने व्यूवर्स आ जाते हैं, इतने लाइक्स आ जाते हैं कि दिल को खुशी होती है। फिर अगली वीडियो के लिए और अच्छा सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि इससे अच्छी अब कोई वीडियो हम फेंकें। शॉक वैल्यू। अच्छा, लोगों ने ये भी कहा कि इनकी जो वजह शोहरत है, जहाँ तक मैंने थोड़ा एनालाइज किया आमिर एंड आरिफ, उसमें एक वजह ये कि यू नो व्हेन यू लुक एट अपीयरेंसेस, हमारे यहाँ सारी दुनिया सिर्फ हुलिये से, शक्लो सूरत से आपको एक डब्बे में बंद कर देती है। तो लोग कहते हैं कि जी देखने में इतने सीरियस लुकिंग, दाढ़ी भी है, सब कुछ, तो वो आपसे एक्सपेक्ट है। और थोड़े बहुत मैं नेगेटिव कमेंट्स देख रही थी जो आपके पास आते हैं, आई एम श्योर एक तो भाई ज़बरदस्त इन लोगों की बात ये है कि नेगेटिविटी को ब्लॉक आउट कर देते हैं, क्योंकि फैमिली की, फ्रेंड्स की और जो करीबी लोग हैं उनकी इनको सपोर्ट हासिल है। लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स में देख रही थी उसमें लोगों का आर्ग्यूमेंट क्या है, इख्तिलाफ क्या है कि भाई दाढ़ी रख के मजाक नहीं करें, ये कहते हैं आपसे। सिर्फ कमेंट्स के अंदर सिर्फ हमारे को यही आता है कि आप दाढ़ी रख के आप मजाक भी ना करो। अच्छा, तो अगर हम दाढ़ी रख के किसी से बात करते हैं, अगर बिलफर्ज अगर हमारे घर में किसी भी हमारी बेटी की या बहन की शादी होती है तो हम एक कोने में बैठे रहें, हर सबका दिल होता है खाने का ध्यान रखें, खाना टाइम पे खुल जाए, हाँ, कम ना पड़े, बस इसके अलावा कोई काम ना करें। एक तो ओकेजन होता है सबसे पहले कि जब एंट्री होती है तो हाँ, हर बंदे का दिल होता है कि एक भंगड़ा डाल दिया जाए। हाँ, क्योंकि शादी ब्याह का माहौल है, भंगड़ा तो जरूरी होता है, बिल्कुल, तो खुशी होती है एक दिल की। अब ऐसा तो नहीं है कि हमने दाढ़ी रखी हुई है तो हमने एंट्री करी है, कोने में जाके बैठ जाए, दाढ़ी रखी हुई अच्छा नहीं लगेगा। सही, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि दाढ़ी रखी हुई है तो हम मजाक नहीं कर सकते। अरे आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो ये आर्ग्यूमेंट अगर आपकी वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं कि भाई कुछ तो देखें, ख्याल करें, आपने दाढ़ी रखी हुई है, दाढ़ी रख के ऐसा काम ना करें, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कहना तो मैं कुछ भी नहीं चाहूँगा, लेकिन उनको ये कहता हूँ अगर मिसाल के तौर पे आपको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो आप डिलीट कर दें। किसी को आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी ना कहें। सही, सीरियस यही बात है, किसी को बुरा क्यों कहेंगे, फिर उसको भी बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है। हाँ। फिर जो लोग हमारे फ़ैन हैं वो पढ़ रहे हैं, वो कमेंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, फिर उनको भी बुरा लगता है, फिर वो हमें कमेंट करते हैं भाई आपको, फिर आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, कुछ आपको डिफेंड करते होंगे, कुछ आर्ग्यू करते होंगे फैंस वगैरह जी। क्योंकि कमेंट्स के अंदर देखा है कि कुछ जो फैंस लोग हैं वो एक दूसरे से आपस में लड़ते झगड़ते जज्बाती हो जाते हैं कि कैसे कहा आरिफ को और आमिर को ये आपने। तो काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी आते हैं जो अब्यूजिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, काफ़ी कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि आप बिल्कुल ही ना करो, एक कमरे में बैठे रहो। काफ़ी ऐसे भी आते हैं कि आप दाढ़ी रख के मजाक भी क्यों कर रहे हो। अच्छा, मुझे बताएं कि एक आप लोगों का पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगी कि कभी कभार ये बात की जाती है कि जी इंटरनेट तो एक फ्री मीडियम है, यहाँ जिसका जो दिल चाहे वो बोल दे, सोशल मीडिया पे आप आए हैं तो आपको तनकीद का सामना भी करना चाहिए, लेकिन जो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोग होते हैं, आप उनकी जहनी कैफियत के बारे में क्या सोचते हैं? ये बेचारे खुद बड़े सैड लोग हैं, बहुत बोर्ड हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं, यानी एक शख्स है, सोचे वो बैठा हुआ आपकी वीडियो देख भी रहा है और उस पर आपको बुरा भला भी कह रहा है, ऐसे लोगों के बारे में, उनकी जहनी कैफियत के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनकी जहनी कैफियत तो के बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि हमें ट्वीट्स वगैरह जो आते हैं उसमें हाँ। हमारे को उनकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा हो जाता है हाँ। कि वो जिस तरीके से उनके एक्शन और रिएक्शन होते हैं ट्वीट्स में,
तो हमें सब अंदाज़ा हो जाता है कि वो किस जहन के मालिक है, क्योंकि वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि ये एकदम इतनी आगे चढ़ कैसे गए। हाँ। तो वो यही सोचते हैं कि भाई इसकी फिर वापसी टांग खींच के पीछे ले आएगा। सही। ज़्यादातर ऐसे ही ट्वीट्स आए और ऐसे ही इनके रिएक्शन हुए। अच्छा, अगर आप लोगों को सोशल मीडिया ना मिलता और डायरेक्ट मीडिया पे आने की आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी होती, आपको लगता है कि आप ये ऑन एयर आके या ऑन टेलीविज़न आके कभी ऐसा परफॉर्म करोगे? मैम हम तो जहाँ बोलेंगे आप वहाँ पे परफॉर्म कर देंगे। वहाँ पे परफॉर्म कर देंगे। अच्छा, लेकिन ये हिडन टैलेंट देखिए सोशल मीडिया ने और टिकटॉक ने इनका ढूंढ के निकाला है। आरिफ, आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि फैमिली में मुझे पता है बच्चे बाकी लोग भी हैं, उनके साथ भी कभी वीडियो बनाने का इरादा है या आप लोग कहते हैं नहीं भाई अब हमारी आइडेंटिटी है, ये आमिर एंड आरिफ A² ही इस चैनल को लीड करेगा? नहीं, बच्चों के साथ भी दिल करता है बनाने का, सबके साथ दिल करता है। बच्चे हमारे बोलते भी हैं कि वीडियो साथ बनाएं। मैंने बोला हाँ साथ बनाएंगे। जब वीडियो साथ बनाते हैं बच्चे तब भी अच्छा लगता है, हम अकेले बनाते हैं तब भी अच्छा। लेकिन रिस्पांस सबसे ज़्यादा आपकी वीडियोस का आता है। एक बड़ा यूनिक स्टाइल है जी इनका, और मैं तो यकीनन इस बात को सपोर्ट करती हूँ। और पूरी दुनिया में भी जो हमने एक इमेज बनाया हुआ है ना, अक्सर देखें जो न्यूजीलैंड का वाक़या हुआ उसके बाद लोगों ने यही कहा कि आपने इतना मुश्किल बना दिया दीन को। जब पूरी दुनिया एक आपके बारे में इमेज नेगेटिव बनाती है इस्लामोफोबिया का, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें, लोगों को हंसने बोलने दें। ये इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करना कि जी आप अपने आप को देखें, थोड़ा दाढ़ी का ख्याल करें, ये दूसरों की दिलआज़ारी करता है। वी वांट टू फुली सपोर्ट आमिर एंड आरिफ ताकि वो इसी तरह की एंटरटेनमेंट वीडियोस हमारे लिए बनाते रहें। आप लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की जो कमेंट्स, फीडबैक और पॉजिटिव कमेंट्स हमारे पास आते हैं वो मेरे लिए लाइफ लब का काम करते हैं। सुबह मैं नाश्ता ना भी करूं, आप लोगों ने ग्लूकोज की एक ड्रिप की तरह मुझे वो कमेंट्स भेजने होते हैं। आप जितनी हम यहाँ पे सेगमेंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं उस पर भी जो आपका फीडबैक होता है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर इट। दूसरा एक सवाल बार बार मेरे पास आ रहा है अबाउट माई वर्कशॉप्स। पीपल वॉन्ट टू नो कि जी जो मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप्स करती हूँ वो मैंने कब के लिए प्लान की हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं ये समर्स के लिए प्लान कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर ईद हम इसको रखेंगे, क्योंकि रमज़ानों में बोलना और वैसे तो आपका हमारा साथ रहेगा ही, लेकिन वर्कशॉप्स और याद करना या वर्कशॉप्स में कुछ ट्रेनिंग का एहतमाम करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अनाउंस राइट आफ्टर ईद, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशंस और बाकी चीज़ें बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। अगर आप नहीं जानते तो आप जी फेसबुक पे उसके ऊपर अपडेट्स ले सकते हैं। मेरे पेज पे आप साइन अप कर लें एंड इट विल हैव ऑल द डिटेल्स। लेकिन इसके अलावा जो टॉप स्टोरीज हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर सेगमेंट आज इन फोकस। लेट्स टेक अ लुक एट द टॉप स्टोरीज। जी जनाब, वेलकम बैक। और जिस तरह के हम देख सकते हैं, मेरे लिए बड़ी खबर ये थी जो हम सिंध काबीना में देखते हैं वो काफ़ी तकलीफ देह है और काफ़ी हद तक हमें ऐसा लगता है कि जी जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी परफॉर्मेंस के बारे में कोई सवाल किया जाता है, 18वीं तरमीम का सवाल दिया गया तो कहा कि अकाउंटेबिलिटी या एहतसाब इस बात का है कि गुड गवर्नेंस कितनी शो की गई। बहुत अच्छा आपने कदम उठाया जी। 10 साल पहले आपने डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की, लेकिन ये पावर्स डिवॉल्व हो के लोकल बॉडी तक तो पहुंची नहीं। 10 साल के अरसे में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस थे उनकी कारकर्दगी भी तबाह हो गई। लेकिन जब भी इस बारे में पूछा जाता है तो या तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है या फिर सिंध को ना तकसीम करने का नारा बुलंद किया जाता है। लेकिन यहाँ पे गुड गवर्नेंस के आप कितने इफेक्टिव रहे हैं? क्या आपने, अगर हम कराची की बात करते हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की शहर माना जाता है, गली गली में कचरे के ढेर लगे हुए हैं, हमारे अस्पताल सही नहीं चल रहे, 3 या 4 चीज़ों को जिसका फीता काट के जी इफ्तिताह किया गया है उसका हवाला दे दिया जाता है। लेकिन आप सब में से कितने लोग हैं जो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं? क्या सबसे बड़ा शहर जिसको आप इकोनॉमिक हब अपना कहें वो इस तरह चलता है? क्या अगर आप सिंध की सूरत हाल अगर सिर्फ और सिर्फ हम कराची शहर के बाउंड्री से बाहर निकल कर अगर देखते हैं तो जो सूरत हाल है, जिस तरह की इतने 10 साल की लगातार हुकूमत के बाद आज लोगों को ख्याल आ रहा है कि थर की आवाम के लिए कुछ करना है। आई थिंक इट इज़ डिप्लोरेबल। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जहाँ वो दूसरों के टुकड़े टुकड़े होने की बात कर रहे हैं, खुद भी देखें कि कराची से
लेकर खैबर तक एक नेशनल लेवल की पार्टी आज सिर्फ सिंध के अंदरून सिंध के कुछ शहरों तक मुहित होकर रह गई है। इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर देयर ओन परफॉर्मेंस, और ये लम्हा फिक्रिया भी है उनके लिए और अपने लिए। दे नीड टू बी इनवर्ड रिफ्लेक्टिव। कब तक ये डिफेंसिव पे खेलते रहेंगे? आई थिंक इट्स टाइम टू एक्चुअली मूव ऑन एंड शो देयर परफॉर्मेंस। अब जी इलेक्शंस गुजर जाता है, उसके बाद यही मलबा रहता है, अल्लाह ताला बारान नेमत भेजता है। कहाँ हम बात कर रहे होते हैं कि खुश साली है, पाकिस्तान में पानी नहीं है, उसके लिए डैम्स बनाने की हमें काम करना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इतनी बारिश आती है और अब ये देखें कि अनफॉर्चुनेटली ये सारा का सारा मीठा फ्रेश पानी बह जाएगा और इसके पास हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये सारी नेगेटिव बातें रह गई हैं, जरा पॉजिटिव हैं। आज आपको मिलो पाकिस्तान में एक ख़ास एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम से यानी एक इंडिविजुअल से मिलाते हैं जिन्होंने अपने तरीके से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज तहसीन पेश किया। पहले इनकी रिपोर्ट देखते हैं, फिर आपसे इनकी मुलाकात करवाते। लेट्स टेक अ लुक। आबिद हुसैन अंसारी ने जो फनपारा बनाया है उसकी क्या यूनिक। जी जनाब, ये है बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही खूबसूरत। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और आज मैंने बुलाया जी दो बहुत ही नफीस लोगों को जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और हमने आज सोचा है कि एक सेशन लगाया जाए ज़रा इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए कि कितनी करप्शन है माशरे में। और सिर्फ यहाँ पे हम पैसों के गबन की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि नीयतों में कितना हमारा फतूर होता है। चेहरा आपका कुछ कह रहा होता है, सामने आप लोगों की तारीफ कर रहे होते हैं, पीछे आप उन्हीं की जड़ें काटने में लगे होते हैं। ये ख़ास तौर पर लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं, लेकिन ये मीडिया और शो बिजनेस से इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा एसोसिएट कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम ये देखें, हमारा माशरा वाकई बहुत कम्पिटिटिव है। हम इस बात पे फोकस करने के बजाय कि मैं अपने आप को एक्चुअलाइज कैसे करूं, अपनी फील्ड में बेहतरी कैसे लाऊं, एक्सेलेंस की तरफ कैसे बढ़ूं, हमें ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि दूसरे को कट टू साइज कर दिया जाए ताकि मैं बेहतर नज़र आऊँ। तो ये जो हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये हो सकता है एक आध साल तक चले, आप किसी को डांट कर, फिटकार कर, रोब में लाकर अपने से नीचे दबा कर रखें, लेकिन इवेंचुअली पीपल डू कम आउट ऑफ दैट ट्रेन। अब इससे होता ये है कि वो जो आपकी करप्शन है ये आपको अंदर से खोखला कर देती है। आपने जो 2 दूनी 4 किया होता है, लोगों को ज़रा चूना लगाया होता है, वो इवेंचुअली खुल के सामने आ जाता है। लेकिन मज़ेदार बात ये है कि कभी कोई तड़प कर, कोई विक्टिम अगर आपको ये कहे कि जी देखना अल्लाह मियाँ मेरा बदला लेगा, तो आप उस पर भी पलट कर कह देते हैं कि जी अल्लाह मियाँ आपके इशारों पर नहीं काम करते, उन्होंने जो करना होगा वो करेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं विच इज़ आई थिंक अ बिग प्लेथोरा ऑफ इश्यूज जिसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट मोर इम्पॉर्टेंटली फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि अगर कोई शख्स समझे कि उसके साथ ज्यादती हो रही है तो व्हाट। हमारे साथ मौजूद हैं जी वेरी ऑफ माइन उस्मा अल करीम, थैंक यू सो मच। और बड़ी आप लोग कोऑर्डिनेशन कलर को करके आए हैं। देखिए ये एक पता ही ना हो जोड़ दें आप करप्शन के साथ। हाँ देखा, ये अब हम लोग को आने से पहले शायद मालूम भी नहीं था कि हम दोनों आने वाले हैं। वाह भाई, क्या दिल से दिल को राह होती है वाला सीन चल रहा है। उसमें क्या कहेंगी, कभी ऐसा फील हुआ है कि लोगों का जो जाहिर है वो बातिन से बहुत मुख्तलिफ है, जिसको हम मॉरल करप्शन कहें? नहीं, बिल्कुल है, मेरे ख्याल से हम सब इसका हिस्सा है जी। अभी आपने मीडिया की बात की, मुझे लगता है कि आई थिंक ये चीज़ हर एक में है, सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है मीडिया, क्योंकि देखिए मीडिया में भी लोग सोसाइटी से आते हैं, सियासत में भी सोसाइटी से आते हैं, बाकी हर जगह भी, लेकिन कुछ शोबे बदनाम हो जाते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि मैं करप्ट हूँ, अगर मैंने कचरा फेंका है, अगर मैंने सिग्नल तोड़ा है, तो मैंने अपने लेवल की करप्शन की है जो मैं कर सकती हूँ, मेरा लेवल बढ़ता जाएगा, मेरी करप्शन बढ़ती जाएगी। Absolutely. तो मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। शहजाद रॉय के गाने के बोल है ना, शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। तो जिसको जितना मौका मिला है उसने मौके को। लेकिन ये अर्ली चाइल्डहुड का प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से। अगर तरबियत सही हो बच्चों की तो एक आपका फेस तो आता है, बट जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं तो फिर एक खुद का एक चेक आ रहा होता है आपके ऊपर। आप कर भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो चेक एक कंटिन्यूस होता है जो आपको रोक भी देता है। अच्छा, कल एक बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका बेटा 6-7 साल का है, तो उसने आके ना अपनी मम्मा को कहा, मम्मा मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। तो वो थोड़ी देर के लिए ना ज़रा परेशान भी हुई। उसने कहा हाँ जी बताओ। कहता है मेरा मेंटल मैथ्स में जो है ना 2 आउट ऑफ 10 आया। फिर उसने कहा लेकिन मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ भी है। तो उसने कहा क्या? तो कहते हैं लेकिन मैंने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की थी। तो ये जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने
अगर उस बच्चे को उस वक्त डांट पड़ जाएगी तो शायद वो करप्शन पे जाए। अगर उसको एप्रिसिएशन मिल जाएगी कि आपने अच्छा काम किया, तो that would be, this is what we call early childhood। मसूद, आप क्या कहेंगे? आधे वक्त तो हम एज पेरेंट्स कहते हैं कि भाई बाय हुक और बाय क्रुक तुमने नंबर अच्छे लेने थे, ये क्या मतलब है कि तुमने चीटिंग नहीं किया, तुम्हारे 2 out of 10 आ गए? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि करप्शन, क्योंकि हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर इसको बहुत फोकस किया जाता है, हाँ। तो करप्शन को उसकी डेफिनेशन के साथ ही देखना चाहिए। सही। करप्शन अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी चीज़ें करना जिससे कि आप फ़ायदा भी हासिल कर रहे हो और उसका जवाब भी रखते हैं। मिसाल के तौर पर आप ख़ास तौर पर यहाँ हमारे सिंध के सरकारी इदारों में एक टर्म इस्तेमाल होती है, टेबल का पैसा, कि जब आप वहाँ जाते हैं तो वो आदमी मुमकिन है कि 5 वक्त का नमाजी भी हो, मुमकिन है वो आपको अल्लाह रसूल की बातें भी बता रहा हो, वो आयत पढ़ के सुना रहा हो, मगर जब आप उससे काम कहते हैं तो वो कहते हैं जी इतने सरकारी फीस है, इतने आपको ऊपर से देने पड़ेंगे। फिर आप उससे कहते हैं आप ये बात कह रहे हैं, नहीं खुदा की कसम मैं नहीं लेता, ये तो टेबल का पैसा है। ये टेबल का पैसा क्या है? आप जिस टेबल पर आपकी फाइल जाएगी वहाँ पर आपसे एक अमाउंट लिया जाएगा। हाँ। तो वो अपने ऑफिसर को देगा उसमें से कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा अपने सब ऑर्डिनेट को। वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा कोई और होगा तो उसको भी टेबल का पैसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो टेबल का पैसा जिसको हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ये हम बचपन में हम सुनते थे ना, एक बना हुआ भी था रोब कि अगर किसी के वालिद या किसी का रिश्तेदार कस्टम्स में काम करता है तो वहाँ बड़ी रेल पेल होगी, यही बहुत ज़्यादा, या फिर पुलिस में है तो होगा। ये हमने ऐसे ही बदनाम किया हुआ है क्या? ये रियलिटी भी है मसूद? जब हम करप्शन की बात करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि करप्शन को हम इस तरह से एक बार समझ जरूर लें। ये वो जो शख्स है ना, अगर वो करप्शन नहीं करेगा, यानी वो पैसा नहीं लेगा, तो वो इस सिस्टम में चलेगा भी नहीं। हाँ। उस सिस्टम में काम करने वाला वेंडर, ठेकेदार, ऑफिसर, वो सब उसका एक हिस्सा बन जाते हैं। तो करप्शन दरअसल ये है। झूठ बोलना एक अलग बात है। अगर बच्चा झूठ बोल रहा है अपने पेरेंट्स से कि जी मैंने ये फला काम किया और फला काम नहीं किया, या आपने उसे पैसे दिए किसी चीज़ के लाने के लिए, उसने से कुछ पैसे उसने से बचा लिए, तो वो चोरी है। हाँ। वो झूठ है। ये है करप्शन। सही। ये करप्शन जो है ये पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करती है। यानी आपका कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो टेबल का पैसा है वो तो अब अनफॉर्चुनेटली एक तरह से सिस्टम में तेल पानी वाली हैसियत उसकी हो गई है कि ये सिस्टम चलेगा ही नहीं, इसका पहिया बंद हो जाएगा अगर आपने ये थोड़ा सा तेल डाला नहीं इसके अंदर। लेकिन देखो ये सब चीजें जुड़ी हुई होती है। मॉरल करप्शन होगी तो फाइनेंशियल करप्शन आएगी। सही। वो जो मैंने कहा था ना शुरू में कि अंदर से एक चेक होना बहुत जरूरी है, वो बचपन में ही आ जाता है। अभी आपने चीटिंग की एग्जाम्पल दी, मैं अपनी बेटी एग्जाम्पल दूं, वो छोटी थी जब, तो पढ़ाई का कोई खास शौक वक्त था नहीं उनको, तो वो बड़े मेरे से बोलती थी कि मामा आप टेंशन नहीं ले, मैं सामने वाले बच्चे से चीटिंग करके लिख लूंगी। तो मैं बोलती थी कि बेटा अगर उसको नहीं आया तो नहीं, मैंने पूरा, वो सबसे अच्छा स्टूडेंट है क्लास का, मैंने अपनी जगह बड़ी देख के, हाँ नहीं, वो पूरा महीना मैंने उसको लंच करा के अपना बेस्ट फ्रेंड भी बना लिया है। वाह, मतलब इतनी प्लानिंग के साथ वो करप्शन में इन्वॉल्व थी। ठीक है, लेकिन जब उसको बैठ के मैंने काउंटर किया, उसको समझाया, तो ग्रेजुअली इट टेक्स टाइम, क्योंकि सोसाइटी आपको बहुत कुछ। अच्छा, इन अदर वर्ड्स जब जिन चीज़ों को हम करप्शन कहते हैं, जहाँ पे लोग उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, वो अपनी तरफ से उसको क्रिएटिव सोल्यूशन भी कहते हैं कि भाई ये एक सिस्टम है, इसके अंदर से अगर आपने मुझे गोल ये दिया है कि मैंने नंबर लेने हैं ना, अब वो नंबर मैं कैसे भी लूँ, उसके लिए वही वाली प्लानिंग के महीने भर से मैंने उसको अपना दोस्त बनाया, उसको लंच कराया, उसको पक्का किया है कि तुमने मेरी हेल्प करनी है, इन्वेस्टमेंट की है, अब तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जनाब, ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है या करप्शन है, इस पर आप भी कॉल करके हमें बताएं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर वजाहत भी ज्वाइन करेंगे, उनसे ज़रा इसका नफ्सियाती पहलू भी समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर वजाहत ने, और इन्होंने भी ये ब्लैक पैनल पार्टी ज्वाइन की हुई है। पता नहीं क्या इन लोगों सोच के आए आज करप्शन पे बात करनी, तो उन्होंने कहा सफेद, आप ज्यादा प्रोमिनेंट सफेद और काले का फर्क, हाँ तो डार्क ब्लू है। हाँ, चले हम थोड़ा सा नजर का धोखा कर लेते हैं। बार पहन सकते हैं ना। क्या हाल है आपके? आप कल से निकले हुए थे हमारे शो में आने के लिए, आज पहुंचे हैं। आपको वाकई तूफान ने बड़ा इफेक्ट किया डॉक्टर वजाहत, खतरनाक तूफान था। अच्छा, हम बात कर रहे हैं करप्शन के बारे में, जो भी एक काफी तूफानी कैफियत में पाकिस्तान पे है,
और लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट को सही होना चाहिए, लोगों को सही होना, इदारों को सही होना चाहिए। बट अभी तक की हमारी गुफ्तगू में यही हमने इस्टेब्लिश किया कि हम सबसे ही मिलकर तो माशरा बनता है, और हम जिन चीज़ों को खुद वाइट लाई समझते हैं कि अच्छा जी ये तो चलता ही है, जब तक वो चीज़ें नहीं सही करेंगे हाउ विल करप्शन गो। अभी आपकी जो बात सुन रहा था ब्रेक से पहले, आप बात कर रही थी कि हम खुद भी अंदर से ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे समहाउ राइट्स भी हैं। हाँ। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मसला है, और ये मसला हम जब तक हल नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं करेंगे, तो वो करप्शन इसकी बेस पे हो रही होती है। एंड कन्वीनियंस एंड लॉन्ग रन की, यानी अब लाइनमैन को थोड़े से पैसे देके काम इसलिए करवा लिया क्योंकि लंबे चक्कर में पड़े तो बस इसको पड़े ही रह जाएंगे। हमारी बुक्स में एक्सक्यूजेस होते हैं ना, जिस तरह हम एक्सक्यूजेस इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम एक्सटर्नलाइज करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। हाँ। इसी तरह एक एक्सक्यूज होता है जिसे कहते हैं एटीट्यूड ऑफ एंटाइटलमेंट। ये एक वर्ड है जिसमें इसमें आप कोई गलत काम जब करते हैं, उस गलत काम को करने से पहले आप एक अपना परसेप्शन बनाते हैं। सही, ठीक है ना। अगर उसने लाइन तोड़ी है तो फिर तो मैं भी लाइन तोड़ सकता हूँ। अब जब आपके अंदर एटीट्यूड ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाती है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए जायज़ है, तो फिर आप वो काम कभी खत्म नहीं करते। अच्छा, क्योंकि आप अपना राइट समझते हैं। साइकोलॉजी में कहते हैं कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज होती हैं जो हर सिचुएशन में कंट्रोल लेना चाहती हैं, उनका तो होता ही है ना ये ओवरब्लोन सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, जिसकी वजह से वो गलतियां करते हैं। वो तो हर चीज पे मिस्टर राइट होते हैं ना, मसला ये। अच्छा, मिस्टर ऑलवेज राइट, नार्सिसिस्टिक कभी शो करेंगे इस पे, ऑलवेज राइट। हाँ, कभी हम ठीक है शो करेंगे, उसमें बताएंगे कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी और डिसऑर्डर में कितना फर्क है। अच्छा। और बड़े काम की चीज है ये। हमारे यहाँ चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो डिसऑर्डर के शिकार हैं। इसको अगर इन्हें नटशेल बंद किया जाए, उन्होंने कहा नार्सिसिज्म हम सारों में होता है, हम सब में खुद पसंदी की कुछ कैफियत होती है। डिसऑर्डर जब होता है जब वो मैलिग्नेंट हो जाता है, जब वो दूसरों पे इतना परेशान हो जाए कि वो बंदा खुद ही तैयार हुए जा रहा है और दूसरे को ये भी नहीं पूछ रहा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, वो तुम कैसी लग रही हो। वो बाबा एक ही सवाल पूछे जा रहा है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। आपने बड़ी मानेखेज मुस्कुराहट दी है इसके ऊपर, क्या वजह है? बड़े लोग याद आ जाते हैं ना। सबकी जिंदगी में एक इस तरह का मुगामा गुजरा होता है। मैं खुद ही हूँ आई थिंक। तो हम अल करीम को लाइन पे लेने की कोशिश कर रहे हैं नाजरीन, ताकि उनका पर्सपेक्टिव भी आ सके इसके अंदर। नहीं, लेकिन वाकई आपको लगता है कि ये एंटाइटलमेंट नहीं बिल्कुल है, लेकिन देखो मुझे आई थिंक मैं फिर वही बात कहूँगी, ये सब घर से स्टार्ट होता है। हाँ। आपका एनवायरनमेंट घर में किस तरह का रहा है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड तो आपको पता है कि वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी बना देता है। सही। अब घर में हम ये चीज़ें बहुत देखते हैं, माँ बाप का जो बिहेवियर आपस में नहीं, लेकिन जनरली दादा दादी, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, नन के कोई तैयार होने का शौक है, कमांड लेने का शौक है आपको, तो वो चीज़, और फिर वही बात के थोड़ा बहुत झूठ भी चलता है, थोड़ी बहुत लोगों की बुराई भी चलती है, जो ग़ीबतें चल रही होती है घर में, ये बड़ी चीजें करप्शन का हिस्सा हैं। You have picked the right thing। मुझे ये बताया मसूद, हम सारी दुनिया की गप लगा के, गॉसिप करके, ग़ीबत करके, फिर एंड में कहते हैं सानू की, भाई वैसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो एटीट्यूड है ये कहाँ से आया? ये वही बात है, या तो डिसऑर्डर है। जी डॉक्टर साहब, सही डायग्नोज किया आपने। डिसऑर्डर ही है, लेकिन कभी इसको आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये गलत है भाई। हाँ, ये बड़ा मसला है जो आप बात करेंगे ना, कि घर में आप बच्चों को अगर किसी मकरूफ काम से कराहियत एक बार दिला दें। हाँ। बचपन में हमें हमारे पेरेंट्स ने जिन चीज़ों के बारे में बताया कि यार ये बिल्कुल गलत है, हाँ। ये करनी नहीं है, वो ना हमने किसी इस्लामिया की किताब में पढ़ी, ना वो हमें किसी टीचर ने बताई, वो आज तक हमारे अंदर मौजूद हैं। अगर वो ज़रा सा भी हो जाए ना कुछ, तो लगता है कि यार गलत हो गया कुछ, ये नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा तो ये बचपन में ही बच्चों को जो है ना, आजकल आप देखो ना, गाड़ी चला के आप जा रहे हो, रेड सिग्नल आप तोड़ के तो देखो कि बच्चे पीछे बैठे हो। उनको स्कूल में इतना पक्का किया हुआ है कि रेड सिग्नल आपने तोड़ा है तो वो आप बच्चे पीछे से आपको क्रिमिनल ऑफेंस दिला देते हैं। लेकिन पता है, क्रिमिनल ऑफेंस से मुझे एक मिर्ज़ा गालिब का वाक़या याद आ रहा है। मिर्ज़ा गालिब से किसी ने पूछा था कि क्या आप मुसलमान हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आधा मुसलमान हूँ। तो लोगों ने यही क्या मतलब है? कहते मैं शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, आप अक्सर इंटरनेशनल फ्लाइट में देखें, लोग बार बार इंसिस्ट करके मुस्लिम मील है ना, मुस्लिम मील है, अच्छा इसके साथ एक बियर दे दें। ये क्या हमने सिलेक्टिविज्म की? आज एक मैसेज आया हुआ था मेरे पास कि वो महीना आने वाला है जब दुकानदार 50 रुपए की चीज 100 रुपए में देगा और बोलेगा जल्दी करो मुझे नमाज पढ़ने जाना है। देखो जरा ये हमने जो शॉर्टकट्स बनाए हुए ना, ये अजीम है। या लोग कहते हैं ना कि हराम के पैसे जेब में डालकर
हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते सोचो। तो ये सिलेक्टिविज्म, ये तो दीन तो देखिए उसमें बड़ा एब्सोल्यूट है। ये कोई बुफे तो है नहीं कि अपनी मर्जी से 2-3 चीज़ें डाल ली, नहीं जी हम चावल नहीं खाते हमें रोटी दे दो। ये क्यों हम करते हैं और ये कहाँ से शुरू होता है? पहले तो मैं मसूद की बात को कंटिन्यू करूँ, क्योंकि बड़ी काम की बात ये थी कि हम बचपन से सीखते हैं। हम बचपन से ज़्यादा क्या सीखते हैं? काली बिल्ली रास्ता काट देगी, हाँ, ये ना करो फला हो जाएगा। इल फाउंडेड बिलीव्स हमारे जो घर में सिखाए जाते हैं वो हमारे रिफ्लेक्सेस में आज तक हैं। आपकी भी कुछ ना कुछ दिमाग में डर होगा, मसूद की मेरे भी। हम ये नहीं सीखते कि दीन हमें क्या सिखा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे फैमिलीज अमूमन, वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिलीज होती हैं, वो फैमिलीज अगर हमारे रिफ्लेक्सेस में 10 साल में ये डाल दें कि करप्शन का वर्ड क्या है और झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है और व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाला जो एक कारमा, एक कैफियत है, तो हमारे बच्चे बड़ा इसी तरह फॉलो करेंगे जिस तरह हम बचपन में कुछ बातें कहते थे, नहीं ये नहीं करो गुनाह होगा, हाँ। और वो आज तक हमारे दिमाग में गुनाह है। सही। तो बचपन में 10 साल में अगर हम जिन चीजों को कंडीशनिंग है, हाँ बिल्कुल, अगर आप बचपन में सिखाएंगे तो बच्चे बड़े वही तो बड़े हो जाते हैं, फिर वही तो बच्चे बड़ों के सिग्नल तोड़ते हैं। नहीं लेकिन देखें घरों के माहौल की, अगर ये स्पेशली कमिंग बैक टू दैट रिलीजियस आर्ग्यूमेंट, हम सबके घरों में हमें पता है कि राइट क्या है रॉन्ग। हम अपने लिए जहाँ पे लीवे निकालना चाहते हैं, जहाँ पे कोई चोर खिड़की दरवाजा खोलना चाहते हैं, हम खुद ही एक्सक्यूज बना लेते हैं। मैं समझता हूँ इसको ना रिलीजियस एस्पेक्ट से कम एथिकल, एथिकल देखना चाहिए। ये जब रिलीजियस आप सोचते हैं ना तो फिर आप कहते हैं अल्लाह ताला तो माफ कर देने वाला भी है, ठीक है, थोड़ा सा हो गया माफी मांग लेंगे, माफ। अगर इसको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उसको इसी तरह से ट्रीट करें। किसी ने एक बड़ा अच्छा मुझसे मीम शेयर किया था कि अगर अपॉलॉजी के बाद चेंज्ड बिहेवियर नहीं आता, यानी जिस चीज़ की आपने माफ़ी मांगी है उसके बाद आप अपने रवैये को, अपने बर्ताव को, अपने चाल चलन को बदलते नहीं हैं, तो वो अपॉलॉजी नहीं होती, वो मैनिपुलेशन होती है। यानी आप अगले को मैनिपुलेट कर रहे हैं। फिर सॉरी का मायने ये है कि आई वांट डू दैट अगेन, यस, और उसकी बकायदा उसकी एक होना चाहिए कि आई मीन इट, वरना तो उसको दोबारा आप सजा नहीं, वो फिर ये कहते हैं कि आई डोंट डू इट अगेन विद यू। हाँ, और एंड आई एम सॉरी आई गॉट कॉट, आपने मुझे पकड़ लिया, मुझे इस बात का अफसोस है, काम ये जो गलत काम मैंने किया ना इसका अफसोस नहीं है। आपको हर चीज सोसाइटी सिखा रही होती है, बिल्कुल। तो इंडिविजुअल्स को जब आप ठीक करना शुरू करेंगे ना, जो कि अभी इन्होंने कहा कि आप उनको ये बताएं, एक ऑटो चेक होना चाहिए, ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतर हो जाएगी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं इन लोगों से किए जाती हूँ, फिर एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। सवाल ये है जी, अगर आपने किसी को मॉरली करप्ट पाया, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, चाहे आपके घर में काम करने वाला कोई मुलाजिम हो जिसने कोई हेरा फेरी थोड़ी बहुत की है, या फिर पर्सनल रिश्तों में आपके साथ कहीं चीटिंग या धोखेबाजी हुई है, उसके बाद व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? क्या आप उस शख्स को माफ़ कर दें, या आप उसको सज़ा दें, या कतई ताल्लुक़ कर दें? ये सवाल मैं इनके सामने रखूँगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ABCD। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हम बात कर रहे हैं करप्शन की। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अपने पैनल को ये क्वेश्चन दिया कि अगर आपको पता चल जाए कि किसी ने आपको इमोशनली, फाइनेंशियली किसी भी तरह से चीट किया है, या उसमें ये आंसर मौजूद है कि आपको धोखा दे सके, करप्शन कर सके किसी हवाले से, सच को झूठ बनाकर पेश करे, झूठ को सच बनाकर पेश करे, तो उसके बाद आपका रवैया क्या होना चाहिए? क्या हम बिल्कुल एब्सोल्यूट और हम कहें कि जी हम 2 पैसे की भी करप्शन बर्दाश्त नहीं करेंगे, या फिर उसको माफ़ कर देना चाहिए और उसमें उसको तब्दील करने की कोशिश करनी चाहिए? और ख़ास तौर पे ये हमारे साथ फैक्ट्रीज़ में, घरों में, अपने करीबी रिश्तों में होता है। बच्चा अगर ऐसी गलती कर ले तो फिर हमारा क्या रवैया होना चाहिए? उस्मा, फर्स्टली आई थिंक पहले लड़कों से शुरू करते हैं। अच्छा जी, डॉक्टर वजाहत आप बताइए। यू जस्ट मेड आवर डे। दरअसल वर्ड्स चेंज करके ना हमने उसको फ्लेक्सिबल कर लिया है। पहले रिश्वत कहते थे, अब कट कहते हैं, कमीशन कहते हैं, तो कमीशन वो जायज़ लगने लगता है। हाँ। पहले तो हम कहते थे कि भाई तुम कितनी रिश्वत लोगे, हाँ। तो बड़ा बुरा लगता था कि रिश्वत लेना देना तो बड़ा, लेकिन अब कहते हैं यार मैं फला फला ये मेरा कमीशन है। हमने अपने आप को, सामने वाले को अपने हिसाब से एक फ्लेक्सिबल मोड में डाल दिया है, और जब हमने वो डाल दी तो हम कहते हैं कि ये चीज़ तो जायज़ है। जब हम खुद ही कर रहे हैं तो हम पकड़ेंगे किसको? अगर आप और मैं खुद एक छोटी नौयत की करप्शन कर रहे हैं तो हम पकड़े किसको? लेकिन अगर हमारे हालात, रोटी कपड़ा मकान 10-15 साल बेहतर होते हैं तो इंशाल्लाह ताला फिर ये चीज़ें जो हम बाकायदा पकड़ सकते हैं। और जो अफोर्ड कर रहे हैं, जो माशाल्लाह बेहतर लोग हैं, उनको इस चीज़ से सख्ती करनी शुरू चाहिए। जैसे आपने दूध वाला बोला या आपने इलाके की दुकान बोली जो चीट कर रहा है, हो सकता है आप उसको बड़ा आइसोलेटेड फील करें, लेकिन आपको करना चाहिए, क्योंकि माशरा आपके घर की तरह होता है। बच्चा आपका उसी माशरे में जाता है,
और अगर आप समझते थोड़ा सा रेप्रिमांड करना, रिट्रीब्यूट करना, थोड़ी सजा देना, यानी बेशक आप उसका वावेला ना भी मचाएं लेकिन अपना रवैया बदल लेना कि जी अब मैं यहाँ से बिजनेस नहीं करूँगा, वो करना चाहिए। मसूद आप क्या कहेंगे? डिपेंड करता है कि किस तरह की करप्शन आप नौयत क्या है। हाँ, अगर तो आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं उसके अंदर मिलावट है तो डेफिनेटली आप उसको, आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप वहाँ से खरीद लेंगे, उसके साथ बिजनेस कर लेंगे जहाँ से आपको धोखा नहीं मिलेगा। अगर रिश्तों की बात करें, अगर मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है तो मैं भाई तो नहीं बदल सकता, ठीक है ना, तो मैं डेफिनेटली फिर उसके साथ जो है वो आगे तक जाऊंगा और हाँ। चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, वैसे अक्सर लोगों के साथ ये होता है, बहुत सारी फैमिलीज़ की अगर आप ये बात सुने कि जी बड़ा भाई बाहर कहीं कमाने के लिए, रोज़गार के लिए मुल्क से बाहर था, बहन भाइयों को पैसे भेजता रहा और उनको ये कहता रहा कि फ़लानी ज़मीन में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी किस्तें भी जब वापस आया तो ना ज़मीन ना किस्त ना कोई जगह। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो चीटिंग हुई है, जो करप्शन हो गई है आपके साथ ना, उसको देखिए, उसने सारी ज़िंदगी की अपनी इन्वेस्टमेंट भेजी अपने भाई पर या किसी पर एतमाद करके, और जब वो वापस आता है कि जी मेरे पास कुछ है, अब मैं अपनी जिंदगी बाकी आराम से गुजार सकूंगा, वो कुछ भी नहीं है। हाँ। तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। वही आपकी वाली बात कि भाई तो नहीं बदल सकता, ऐसे में करना क्या चाहिए? इसमें ये करना चाहिए कि बाहर से पैसे देना रोक देना चाहिए। हाँ। क्योंकि ऐसे लोग बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। नहीं, और ब्लाइंड फेथ भी नहीं करना चाहिए। आके जब वो पैसे भेज रहे थे तो आके वो जमीन जरा छांक पटक के रसीद मंगा लेना कि क्या चीज है, जरा मुझे दिखा दो क्या पेपर्स चल रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी गलती। सॉरी, एक ओल्ड हाउस में गया मैं, वहाँ पर एक बुजुर्ग थे और उन्होंने सारी ज़िंदगी अपने बच्चों को पैसे भेजे, घर बनाया, पढ़ाया, सब कुछ किया, मगर खुद आके नहीं देखा। हाँ। मगर जब वो वापस आए तो घर वालों को उनकी आदत ही नहीं थी। सही। और वो घर में रह भी, वो घर में आए तो लोगों को अजनबी लग रहे थे। ट्रेड ऑफ होता है ना कि आपने अपना वक्त कहाँ गुजारा है। उसमें आप क्या कहेंगे? देखो, एक बात तो यही है कि जहाँ तक हम इतना किसी के ऊपर एतमाद ना करें कि हम उन पर डिपेंडेंट हो जाएं, ठीक है, ये बात शुरू से हमें समझनी चाहिए। एक जो मैं कह रही हूँ ना कि फैमिली से चीज़ आती है, एक ऊपर से भी चीज़ आती है। अगर कोई करप्शन कर रहा है और उसको ड्यू सज़ा मिल रही है, स्टेट के लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है, जस्टिस का निज़ाम सबके लिए बराबर है, तो सोसाइटी में फिर ऑलरेडी ये मैसेज प्रिवेल हो जाता है कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। मैं अगर रूल तोड़ूंगी, बीइंग अ फीमेल, मुझे उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, मुझे चालान पे करना पड़ेगा या कोई मिनिस्टर करेगा तो करना पड़ेगा। हमने रूल्स बनाए हुए हैं और हम सहूलतकार, हम कहते हैं कि जी अगर खातून तुम पे जुल्म हो, आपको अगर आपकी इनहेरिटेंस से चीट किया जाए किसी और तरीके, आप रिपोर्ट करें। लोग रिपोर्ट करने से घबराते क्यों? इसलिए कि जस्टिस नहीं है ना। जस्टिस नहीं है। आपको पता है कि अगर एक मिनिस्टर जो है वो गाड़ी सिग्नल पे तोड़ देगा, सिग्नल तोड़ देगा तो उसका चालान नहीं होगा। ठीक है, वो बहुत मजे का एक जुमला है ना कि हम छोटे चोर को तो जेल में डालते हैं, बड़े चोर को असेंबली में डाल देते हैं, डाकू को नहीं पकड़ सकते। तो आई थिंक जब तक ये नीचे से भी इफेक्ट ऊपर आता है और ऊपर से भी नीचे आता है, तो सबको इसके लिए मिलकर ही काम करना है। जहां तक बात आपने ये की कि, सॉरी डॉक्टर, कि जहां तक बात आपने ये की कि हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि वही जो मसूद ने कहा कि अगर रिश्तों में करप्शन है तो हमें सिर्फ ये देखने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से अगर मैं अपने बेटे को पैसे देती हूँ तो मैं उसको भी बोलती हूँ कि बेटा गिन के लो, और जब वो मुझे देता है या घर में कोई को, तो हमने एक हैबिट बनाई हुई है। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम अपनी ज़िंदगी में ना करें, वो उनकी चीज़ें, उनकी मेहनत है, बच्चों को भी इंडिपेंडेंट बनने दें। किसी ने आज एक बड़ा अच्छा, हाँ जी, अगर रिश्तों में ऐसी चीज़ हो रही हो तो आपको चाहिए कि आप मजीद टाइम दें, मजीद टाइम दें, दूरी इख्तियार ना करें, मजीद टाइम दें, मजीद चीज़ों को देखें, आप जहन बनाएं। यानी आप अगर ये पकड़ लेते हैं कि आपका बच्चा मिसाल के तौर पे घर में पैसा चोरी कर रहा है या आपसे झूठ बोल रहा है या कोई ना कोई बहाना बना रहा है, तो इसका मतलब है वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिस पे वो शर्मिंदा है, और उस एक्टिविटी की तरफ भी वो इसलिए राग़िब हुआ है बिकॉज शायद उसको आपकी तरफ से टेंशन नहीं। मेरे ख्याल से एक एज आती है, मुझे लगता है एक एज आती है कि इस में सब बच्चे ये काम करते हैं। मैंने भी पैसे चुराए हैं, आई एम श्योर सब ने, हाँ, लेकिन देखिए अब यहीं से यहाँ से लीवे शुरू हो गई। नहीं, क्योंकि हमने किया तो वो करप्शन ऑफ कोर्स थी। हम तो बहुत अच्छे, हम मैंने कॉलेज चलाए तो करप्शन तो ना। नहीं, चोरी तो बाहर चोरी, मैंने कैंटीन से बहुत चुराया, अपने कॉलेज की कैंटीन से चीजें बहुत चुरा के खाई हैं। लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ में आई और रियलाइजेशन हुई, वो रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट थी, तो फिर जाके उनको एक अमाउंट वापस किया कि हमने सॉरी भी किया, सब कुछ किया। तो वो घर की तरबियत थी, लेकिन वो एक एज स्पैन होता है। लेकिन उस एज स्पैन में जब आप ये काम कर रहे हैं, उस वक्त जो मसूद ने कहा कि पेरेंट्स का, फैमिली का टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है उस चीज को डिग आउट करने
आपको वक्त देना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच उस्मा, मसूद एंड डॉक्टर वजाहत। वक्त हमारे पास इतना ही था, लेकिन यकीनन करप्शन को आप आम ना बनाएं और इसको टॉलरेट भी ना करें, लेकिन उसके लिए इतना हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं हो सकता कि अगर आप बेचारे किसी ने 1 रुपए की हेरा फेरी की है उसको आप उसकी ज़रूरत या मजबूरी को भी समझने की कोशिश करें। हर दफ़ा वो एक पर्सनालिटी फ्लॉ नहीं होता। लेकिन बहरहाल जी, ये आज की डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप इस पर कोई कमेंट्स और फीडबैक देना चाहें तो ऑन ट्विटर सिद्रा इकबाल या फिर ऑन इंस्टाग्राम भी आप मुझे भेज सकते हैं। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।